अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क एंड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट टॉर्क। सो व्हाट इज़ टॉर्क? टर्निंग फैक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टर्म्ड एज टॉर्क। यानी फोर्स का ऐसा इफेक्ट जो रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करे किसी भी बॉडी में, उसको हम नाम देते हैं टॉर्क का। अब टॉर्क को डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से। ये दिस सिंबल है टी लाइक सिंबल टॉर्क की, एंड टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन। ठीक है, जबकि आर इसके है, आर इस केस में पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन इधर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि एक बॉडी है, ये एक फ़र्ज़ करें बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे इस पर फोर्स एक्ट कर रही है जिस फोर्स ने इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इस फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन वेक्टर क्या है, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा और ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। और तो इनके प्रोडक्ट को हम लेंगे और साइन थीटा जो आर और एफ के दरमियान जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, एंगल जो टेल्स के दरमियान एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, वो एंगल हम लेंगे और इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हम टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, इसी के मैग्नीट्यूड को हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म का। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इज द मोमेंट आर्म। एंड व्हाट इज मोमेंट आर्म? perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation is termed as moment arm। अब टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है वो, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो, उसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मोमेंट आर्म है। अब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की बात करें, डायरेक्शन से पहले क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो स्केलर क्वांटिटी आती है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है हम राइट हैंड रूल से देते हैं, और इसकी डायरेक्शन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि टॉर्क जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है आर के भी एंड एफ के भी। ठीक है, ये दोनों आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क ऑलवेज। टॉर्क परपेंडिकुलर होता है इनके प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। टॉर्क इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और टॉर्क पैरेलल होता है आर क्रॉस एफ के, यानी जिस डायरेक्शन में आर क्रॉस एफ आएगा उसी डायरेक्शन में टॉर्क भी होगा, क्योंकि आर क्रॉस एफ भी बेसिकली टॉर्क है। जो टॉर्क है मैक्सिमम टॉर्क होगा एंगल 90 डिग्री पे, और टॉर्क मैक्सिमम का हाफ होता है एंगल 30 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि टॉर्क के फार्मूले में हम यूज़ कर रहे हैं साइन। अब साइन 90 बराबर होता है 1 के, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है इनके। तो जब साइन 1 पुट कर देंगे तो टॉर्क, जब साइन 90 पुट करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा 1 के, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा आर एफ के, जो मैक्सिमम टॉर्क होगा। और अगर एंगल 30 पुट कर दें तो फिर टॉर्क आ जाएगा 1/2 आर एफ, तो वो मैक्सिमम टॉर्क का हाफ होगा साइन 30 पुट करने से। साइन 30 पुट करेंगे तो वो हमारे पास टॉर्क बराबर आ जाएगा 1/2 आर एफ, जो कि मैक्सिमम टॉर्क आर एफ का हाफ होगा साइन 30 पुट करने से। अब आर क्रॉस एफ बराबर नहीं होता एफ क्रॉस आर के। क्यों? कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो एंगल 180 डिग्री आर होता है। टू वेक्टर्स के बराबर होने के लिए ज़रूरी है कि उनका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे अब हमारे पास एफ, ये एक लाइन हम एफ ले लेते हैं, ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लें फोर्स है। ठीक है, और ये ऊपर इसका पोजीशन वेक्टर आर हम रख लेते हैं। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ हम करें अगर, तो राइट हैंड रूल का रूल होता है कि हम फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जो फिंगर्स हैं उनको कर्व करेंगे। तो यहाँ पे फिंगर्स हम कर्व करेंगे आर से एफ की तरफ। तो जब हम आर क्रॉस एफ में आर से एफ की तरफ फिंगर्स कर्व करेंगे तो जो प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, लेट्स से वो सी है या टी टॉर्क ही कह लें, टॉर्क है, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी आर क्रॉस एफ की। लेकिन अगर हम एफ क्रॉस आर करें, फिर फर्स्ट से सेकंड की तरफ एफ से आर की तरफ फिंगर्स कर्व करें, तो जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। इसको आप टी डैश कह लें।
अब ये जो दो वेक्टर हैं टी और टी डैश, मैग्नीट्यूड में ये सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन की चूँकि अपोजिट है, इसलिए हम आर क्रॉस एफ को बराबर नहीं कह सकते एफ क्रॉस आर की। लेकिन अगर नेगेटिव ले लें एफ क्रॉस आर का तो फिर ये बराबर हैं, क्योंकि वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें उसकी डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाती है। अब टी डैश, अगर टी डैश जो है ये डायरेक्टेड है अपवर्ड, तो नेगेटिव टी डैश जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, नेगेटिव टी डैश। फिर नेगेटिव सिंबल लगाने से ये आर क्रॉस एफ बराबर हो जाएगा एफ क्रॉस आर के। टॉर्क इज एनालोगस टू फोर्स इन एंगुलर मोशन, यानी कि जो इफेक्ट फोर्स लीनियर मोशन में प्रोड्यूस करती है वही टॉर्क एंगुलर मोशन में प्रोड्यूस करेगा। यानी फोर्स जो है लीनियर मोशन में फोर्स क्या करती है, फोर्स लीनियर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है, तो टॉर्क क्या है वो एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अब सेकंड लॉ न्यूटन का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसके मुताबिक फोर्स बराबर होती है एम ए के। अब ये सेकंड लॉ अगर हम एंगुलर मोशन में अप्लाई करें तो उसके मुताबिक टॉर्क बराबर रहेगा आई ए के। अब ये दोनों फार्मूले जो हैं एक दूसरे के साथ कंपेरेबल भी हैं, देख लें कि एफ बराबर है एम ए में, एम जो है वो इनर्शिया है लीनियर मोशन में, और टॉर्क बराबर आई ए में, जो आई है वो इनर्शिया है एंगुलर मोशन में। ठीक है, अब फोर्स जो है ये ए जो है ये एक्सेलरेशन है लीनियर मोशन में, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो ए है ये ए नहीं यहाँ पे बल्कि अल्फ़ा आता है, अल्फ़ा एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन स्पेसिफिक सिंबल अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा जो है ये एक्सेलरेशन होता है एंगुलर मोशन में। तो ये दोनों न्यूटन सेकंड लॉ है, ऊपर वाला लीनियर मोशन में और नीचे वाला एंगुलर मोशन में है। अब आई क्या इनर्शिया एंगुलर मोशन में बराबर होता है एम आर स्केयर के, एम आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब फोर्स बराबर होती है लीनियर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी बाई टी, जबकि टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है। ये चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन में इनको भी देख लेंगे। ठीक है, तो टाइप्स टॉर्क की कितनी टाइप्स हैं, टॉर्क 2 टाइप्स का होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को रेफरेंस लिया जाता है, इसको पॉजिटिव कह देते हैं हम, और जबकि क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसको हम नेगेटिव टॉर्क कंसीडर करते हैं। अब अगर एक रूम फैन है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो उसका टॉर्क जो है वो भी ज़ीरो होगा। जब फैन को ऑन करेंगे कुछ देर के लिए उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो जब तक वेलोसिटी बढ़ रही है तब तक एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद है, टॉर्क भी मौजूद है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा और टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। जब पंखे को दोबारा आप बंद करेंगे तो फिर वेलोसिटी कम होगी, फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब रुक जाएगा फिर टॉर्क और एक्सेलरेशन दोनों ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे एमसीक्यूज है कि आर ये है, आर की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो इस केस में टॉर्क का फार्मूला क्या होगा। इस केस में आर एफ साइन थीटा नहीं है बल्कि टॉर्क का फार्मूला आर एफ कॉस थीटा है, आंसर बीटा। किस तरह, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो होता है वो हमेशा टेल्स के दरमियान होता है। तो ये जो एरो है इधर, तो ये वाला एंगल जो ऊपर दिया हुआ इस तरह ये एंगल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एक्चुअल एंगल क्या है, इस आर को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, आर को हमने आगे मज़ीद एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है फाई। ठीक है, एक्चुअली आर और एफ के दरमियान, आर को आगे हमने एक्स्ट्रा जब एक्सटेंड किया तो आर और एफ के दरमियान एंगल जो है वो फाई बन रहा है, और फाई किसके बराबर है, यहाँ पे देखें तो ये एंगल हमारे पास इतना एंगल जो है, ये एंगल हमारे पास कितना है 90 है। तो फाई एंगल कितना है 90 में से अगर आप थीटा को माइनस कर दें तो वो एंगल फाई है, कि फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब ये मैथमेटिकल फार्मूला है एक, कि साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो तो वो बराबर होता है कॉस थीटा के। तो टॉर्क का फार्मूला क्या था, आर एफ साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे
इस फाई के, यानी कि जो दो वेक्टर के दरमियान आर और एफ के दरमियान एंगल है वो फाई है, और फाई बराबर है 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो हमने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पुट किया, और साइन 90 प्लस माइनस थीटा हो बराबर होता है कॉस थीटा के। तो यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क बराबर है आर एफ कॉस थीटा के। तो हमारा आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा वो आर एफ कॉस थीटा होगा। नेक्स्ट इसी तरह के एमसीक्यूज है, सेम वही डायग्राम है पिछली। तो इस केस में बताना है हमने कि टॉर्क को हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, हाउ टॉर्क कैन बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे देखें तो एंगल उसी वही फाई एंगल है आर और एफ के दरमियान। तो यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, टॉर्क का फार्मूला आर एफ कॉस थीटा होगा, टॉर्क का फार्मूला। ठीक है, अब काज को अगर हम देखें तो काज 0 की वैल्यू बराबर होती है 1 के, जबकि काज 90 बराबर होता है 0 के। काज 90 बराबर है 0 के, काज 0 बराबर है 1 के। इसका मतलब अगर एंगल 90 से 0 की तरफ मूव करें तो काज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ काज राइजेज। ठीक है, अब चूंकि काज की वैल्यू एंगल कम करने से काज की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। इसका मतलब है इस केस में अगर हम आर को बढ़ाएं तब भी टॉर्क बढ़ेगा, एफ को बढ़ाएं टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन थीटा हमें कम करना होगा टॉर्क बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, 40। कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन है कॉस थीटा के। आगे ये हमने फार्मूला पीछे भी देखा कि साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। जैसे साइन 90 माइनस 30 दिया हो तो इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, फार्मूले को cos 30 हम लगा देंगे इसकी जगह पे। इसी तरह cos 90 प्लस माइनस थीटा हो उसको हम साइन थीटा लिख देंगे, यानी cos 90 माइनस 30 दिया हो तो cos 90 माइनस 30 की जगह हम साइन 30 यूज़ कर सकते हैं। अब साइन की वैल्यू साइन 0 बराबर है 0 के, साइन 90 बराबर है 1 के। तो इसका मतलब है साइन के केस में अगर हम एंगल 0 से 90 की तरफ एंगल इंक्रीज़ किया जाए तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो साइन के केस में का जो टॉर्क है उसका और साइन थीटा का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है। टॉर्क और कॉस थीटा का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है, और कॉस टॉर्क और साइन थीटा का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम थिंग एक्सप्लेन की गई है कि ये आर है ये एफ है, तो ये उन्होंने एंगल फाई दिया हुआ है। तो एक्चुअल एंगल आर और एफ के दरमियान कौन सा होगा, इस आर को आगे हम एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पे जो एंगल ये बन रहा होगा, ये एंगल काफ़ी बड़ा बना दिया मैंने, ये एक्चुअल एंगल थीटा ये होगा आर और एफ के दरमियान। ठीक है, ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है आर एफ। तो ये एंगल एक्चुअल एंगल थीटा होगा, और ये थीटा एंगल कितना है, ये वाला एंगल देख लें तो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और 90 के साथ एक्स्ट्रा एंगल फाई भी है। तो ये थीटा जो है ये बराबर है 90 डिग्री प्लस फाई के। अब अगर टॉर्क मौजूद हो तो एक्सेलरेशन हमेशा मौजूद होगा। ये नहीं कि अगर वो कह दे कि टॉर्क जो है कांस्टेंट है तो हम ये समझ लें कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, नहीं। टॉर्क मौजूद है तो एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो टॉर्क एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। अब इक्विलिब्रियम क्या है, अगर तो बॉडी पे नंबर ऑफ़ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उनके रिजल्ट में बॉडी एट रेस्ट है, कोई मोशन ज़ाहिर नहीं कर रही, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है। टाइप्स इक्विलिब्रियम की कितनी हैं, दो में मेन टाइप्स इसकी, टू में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होगी, जब वेलोसिटी बराबर है 0 के फिर भी इक्विलिब्रियम स्टैटिक है, और एक्सेलरेशन बराबर है 0 के। तो जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है, तो बॉडी जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन उसमें 0 होगा, तो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। उनके बेसिकली एक्सेलरेशन 0 हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम के आगे मजीद दो टाइप्स हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, सिग्मा एफ बराबर है 0 के। जब कोई फोर्स नहीं लग रही
तो एक्सीलरेशन बॉडी में 0 होगा, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, बॉडी के ऊपर कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। जब कोई टॉर्क नहीं लग रहा तो अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन बॉडी का 0 होगा, तो बॉडी जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। और इस केस में ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम के केस में कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही होगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन 2 है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि बॉडी पे एक्ट करने वाली रिजल्टेंट फोर्सेस सिग्मा एफ जो है वो बराबर है 0 के। सिग्मा एफ बराबर है 0 के, तो फोर्स के दोनों कंपोनेंट एफ एक्स वो भी बराबर होगा 0 के, और सिग्मा एफ वाई वो भी बराबर होगा 0 के। जब बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रही, लीनियर फोर्स, तो बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। जब कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 0 होगा। अल्फा 0 होगा तो बॉडी किस में होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी बॉडी। तो बॉडी जो है मुकम्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या शर्त होती है कि दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो, इनके लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों 0 हों, फिर बॉडी कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी। और टॉर्क जो है वो 0 होने के लिए ज़रूरी है कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बराबर हों, ताकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकें। यहाँ पे एक MCQ हम डील कर लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस 20 न्यूटन वेट शुड हैंग टू कीप रॉड इन इक्विलिब्रियम। अब रॉड जो है अपने सेंटर पे मीटर रॉड है, 50 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस एज से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे 30 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो हमने ये बताना है कि कितने डिस्टेंस पे 20 न्यूटन दूसरी साइड पे लगाई जाए फोर्स, ताकि इसके जो रॉड है ये बैलेंस हो जाए। तो जो फोर्स है इस तरफ 30 न्यूटन लग रही है, इसका टॉर्क और होगा, और डायरेक्शन में होगा, इस 20 न्यूटन का टॉर्क और डायरेक्शन में होगा। इसके लिए हमने क्या करना है, इस एरो को हमने सेंटर की तरफ थोड़ा मूव करना है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टॉर्क किस डायरेक्शन में है। तो ये वाला टॉर्क देखें, 30 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये 20 न्यूटन का जो टॉर्क है इसको सेंटर की तरफ मूव करके देखें तो ये जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। 20 न्यूटन का टॉर्क क्लॉकवाइज है और 30 न्यूटन का टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब इनके जो पोजीशन वेक्टर जो आर लेना है वो हमने सेंटर से लेना है, ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर की रॉड है, 50 पे बैलेंस है, 50 इसका सेंटर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये इसका आर होगा 30 न्यूटन के लिए, और 20 न्यूटन के लिए आर जो है वो ये होगा, स्ट्रेट आर होगा। मेरी लाइन तो कार भी टेढ़ी डरा हो रही है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्विलिब्रियम के केस में। तो R1 F1 sin θ 1 बराबर है R2 F2 sin θ 2 के। तो थीटा हमारे पास 90 है दोनों केसेस में, क्योंकि देख लें फोर्स और आर जो है प्रिपेंडिकुलर है दोनों केसेस में। थीटा दोनों केसेस में 90 पुट किया, तो R1 हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, ये R1 इसको हम R1 कह देते हैं। ये जो है R2 है, R1 30 है, R2 जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। F1 30 R1 जो है वो 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये अगर 20 सेंटीमीटर इस साइड से है तो बाकी 50 तक इधर जो है वो 30 बचता है, इसलिए R1 30 सेंटीमीटर है। और F1 जो है वो 30 न्यूटन है। R2 कैलकुलेट करना है, F2 20 न्यूटन है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, को मल्टीप्लाई किया, 30 सेंटीमीटर को 30 सेंटीमीटर बराबर है 0.3 मीटर के, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो ये हमारे पास आ गया 9, 0.3 से मल्टीप्लाई किया, इधर 20 R2 20 इधर आके डिवाइड हो गया, तो 0.45 मीटर या 45 सेंटीमीटर हमारे पास R2 आ गया। अब किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मिनिमम फोर्सेस जो हैं वो 2 होनी चाहिए, 2, क्योंकि अगर एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है तो दूसरी उसके बराबर फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही हो, ताकि वो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर सके। और मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज, अगर अनइक्वल फोर्सेज हैं तो वो 3 चाहिए होंगी, ताकि अगर फ़र्ज़ करें एक फ़ोर्स ये थी तो दूसरी फोर्स ये है, तो तीसरी फोर्स भी चाहिए होगी जो इस फिगर को क्लोज कर दे, ताकि हेड टू टेल रूल के मुताबिक नेट फोर्स जो है वो 0 आए और बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। नेक्स्ट MCQs, जो पीछे हमने MCQs ये डील किया, इस केस में रॉड जो थी सेंटर पे बैलेंस थी, इसलिए यहाँ पे जो रॉड का वेट है उसका टॉर्क में कोई रोल नहीं था। लेकिन अगर जो रॉड है वो सेंटर पे बैलेंस ना हो, यानी कि यहाँ पे देखें आप, ये मीटर रॉड है तो सेंटर इसका यहाँ पे बनता है, लेकिन ये सेंटर पे नहीं रखेगी बल्कि ये 40 सेंटीमीटर पे अरेंज की गई है।
तो इस केस में वेट ऑफ रॉड जो है वो भी टॉर्क में हिस्सा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एमसीक्यूज में क्या पूछा है कि फाइंड वेट ऑफ मीटर रॉड। अब 20 सेंटीमीटर पे ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इधर भी जो इसका डिस्टेंस है जहाँ पे ये बैलेंस्ड है वो डिस्टेंस भी कितना है, 20 है। ठीक है, इधर ये जो है 10 न्यूटन ये 90 सेंटीमीटर पे लग रही है। इसका मतलब ये जहाँ पे बैलेंस्ड है इस पॉइंट से इधर का डिफरेंस जो है यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये बन रहा है 50 सेंटीमीटर। और ये जो वेट ऑफ रॉड है इसका डिस्टेंस जो है वेट ऑफ रॉड तक डिस्टेंस जो है ये अप्रॉक्सीमेट ये 10 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, तो इनको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो R1 इधर जो ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको R1 कह दिया हमने, 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। इसको 10 सेंटीमीटर को हमने R2 कह दिया, R2 या 0.1 मीटर। और इसको जो 50 सेंटीमीटर है इसको हमने R3 कह दिया या 0.5 मीटर कह दिया। F1 कितनी है, 50 न्यूटन लग रही है। F2 जो है वो F2 10 न्यूटन लग रही है। और वेट ऑफ रॉड हमने मालूम करना है। आप देखें तो इसकी वजह से टॉर्क को सेंटर की तरफ इसके एरो को घुमाएं तो ये जो टॉर्क है इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, जबकि 10 न्यूटन की वजह से टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज टॉर्क है इसका। मैंने कहा कि सेंटर की तरफ जहाँ पे बैलेंस है रॉड उस पॉइंट की तरफ आपने एरो को मूव करके देख लेना है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टॉर्क कौन सा है। वेट ऑफ रॉड की वजह से टॉर्क जो है वो भी कौन सा टॉर्क है, क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो सम टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क के। अब ये हमारे पास आ गया R1 F1 जो इस साइड वाला टॉर्क है, और R2 और वेट का टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क जमा R3 और F2 की वजह से जो टॉर्क है, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क है इसलिए इसको भी हम ऐड अप कर रहे हैं इनको आपस में। तो वैल्यूज पुट की फार्मूले में 0.2 मल्टीप्लाई 50 ये बराबर आ गया 10 के, इधर 0.1 मल्टीप्लाई वेट और इधर आ गया 0.5 मल्टीप्लाई 10 तो ये 5 आ गया। 5 दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया बराबर 0.1 वेट के, उसको डिवाइड कर दिया तो 50 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। वेट ऑफ रॉड 50 न्यूटन आ गया। दोबारा एमसीक्यू को देख लें कि रॉड जो थी 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस थी लेकिन मीटर रॉड थी, तो सेंटर इसका 10 सेंटीमीटर अवे था इस पॉइंट से रॉड का, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है क्योंकि इसी पे टॉर्क लगेगा इस पॉइंट भी जहाँ से बैलेंस्ड है। तो सेंटर में जो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि वेट किसी भी बॉडी के सेंटर से डाउनवर्ड एक्ट करता है तो वेट भी टॉर्क में हिस्सा लेगा। तो वेट का डिफरेंस 10 सेंटीमीटर था, उसको हमने R2 कह दिया। इधर का जो डिस्टेंस है 50 न्यूटन फोर्स का वो भी 20 सेंटीमीटर है, इसको R1 कह दिया। और इधर से सेंटर से 10 न्यूटन वेट का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर था, इसको R3 कह दिया। ठीक है, अब ये दोनों टॉर्क थे क्लॉकवाइज टॉर्क थे, इसलिए इन दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने ऐड अप कर लिया यहाँ पे। और ये जो टॉर्क था इस साइड वाला ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क था, इनको फिर वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई किया हमने और आंसर हमारा 50 न्यूटन आ गया। अब ये एमसीक्यूज देख लें एक कि ये रॉड है अपने सेंटर पे बैलेंस्ड है 50 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसका मतलब वेट ऑफ रॉड टॉर्क में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। और एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर, यानी कि इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। दूसरी 30 न्यूटन की फोर्स है और वो 90 पे एक्ट कर रही है, यानी सेंटर से डिस्टेंस उसका 40 सेंटीमीटर है। तो इधर जो फोर्स एक्ट कर रही है ये कॉर्नर पे बिल्कुल एज पे एक्ट कर रही है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर होगा इसके और का, लेकिन ये एंगल बना रही है 60 डिग्री परपेंडिकुलर के साथ। तो अगर ये फोर्स 10 न्यूटन की है तो नेट टॉर्क मालूम करना है। तो यहाँ पे एंगल देखें अगर तो इसको आर जो इसका आर था जो यहाँ पे ये आर बन रहा है, इस आर को हमने एक्स्ट्रा आगे प्लॉट किया है, एक्स्ट्रा आगे एक्सटेंड किया है, तो एक्चुअल एंगल आर और एफ के दरमियान यहाँ पे ये थीटा बन रहा है। तो थीटा किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो टोटल एंगल है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री में परपेंडिकुलर के साथ एफ़ का डिस्टेंस एफ़ का एंगल जो है वो 60 डिग्री है और आर के साथ जो है वो थीटा है। तो थीटा बराबर किसके आ रहा है, थीटा बराबर आ रहा है 90 माइनस 60 के। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 60। तो ये इसको हम आर कह रहे हैं इस आर को, और 4 या 10 न्यूटन है तो ये हम इधर पुट कर रहे हैं आर एफ साइन 90 माइनस 60, क्योंकि इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और इनका जो टॉर्क है ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा और ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में ऐड अप हो जाएंगे।
तो इस फोर्स को हम F2 कह देते हैं, इसको हम 30 न्यूटन को F3 कह देते हैं, F1 बल्कि F1 20 न्यूटन F1 है और 30 न्यूटन F2 है, और 10 न्यूटन को जनरली F कह रहे हैं। और ये जो 50 सेंटीमीटर इसका था ये R है, और इसका जो 20 सेंटीमीटर बांध रहा है उसको R2 कह दिया हमने, R1 कह दिया सॉरी, R1 20 सेंटीमीटर को, और इस 30 सेंटीमीटर को हमने R2 कह दिया इस 40 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ पुट किया हमने फार्मूले में। ठीक है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों ऐड अप हो गए, तो ये इनकी वैल्यूज़ आके सारी पुट कर दी हैं हमने, इसको सॉल्व किया। तो जो हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया वो 4 + 12 वो 16 आ गया हमारे पास, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है टोटल वो आ गया 2.5। तो नेट टॉर्क हमारे पास आ गया 16 - 2.5 = 13.5 न्यूटन मीटर। और MCQ देख लें कि फोर्स जो थी यहाँ पे एंगल बना रही थी 60 डिग्री किसके साथ, परपेंडिकुलर के साथ। तो R के साथ उसका एंगल क्या था, वो थीटा था। वो थीटा अब कितने के बराबर था, 90 - 60 के बराबर था थीटा। अब 90 sin 90 - 60 पुट किया तो वो sin 90 - 60 वो cos 60 आ गया, पीछे फार्मूला हमने देखा है उसका। तो बाकी इधर जो 20 सेंटीमीटर था उसको R1 कह दिया, फोर्स 20 को F1 कह दिया, इसको F2 कह दिया, और इसके R को R2 कह दिया। तो वो वैल्यू सारी पुट किया हमने, तो सॉल्व करके नेट टॉर्क हमारे पास 13.5 नैनोमीटर आ गया। कपल किसे कहते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज जो किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही हों, तो उसको हम नाम दे देते हैं कपल का। कपल इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। इस फार्मूले से हम कपल की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स यूँ एक्ट कर रही है, फोर्स F, और सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स F जो है वो इधर एक्ट कर रही है बॉडी पे। ठीक है, अब ये फोर्सेज जो हैं इक्वल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये कपल बनाएंगी। और कपल का टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम फोर्स का मैग्नीट्यूड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज, जो कि ये लेबल है जिसको मैंने R से ज़ाहिर कर दिया है। तो इस फोर्स को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कपल की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क हमारे पास आ जाएगा।